नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर धानुका एग्रीटेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुमार धानिका भी थोड़ी देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बता दें कि डॉक्टर सूरज प्रकाश जिले के गांव छमल में 27 जून 1920 में हुआ था। उन्होंने साल 1963 में स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भारत विकास परिषद की स्थापना की थी। अभी इस परिषद के देश में 1500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, साथ ही 75,000 से ज्यादा सदस्य भी हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। साल 1962 में उन्होंने चीन से लड़ाई के वक्त भारतीय सैनिकों के लिए गर्म कपड़े और दवाइयां सिटीजन काउंसिल के जरिए उपलब्ध कराई। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कौन है मोहन भागवत। 11 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उनका जन्म हुआ। तो चंद्रपुर से प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पूरी की। तो चंद्रपुर जनता कॉलेज से बीएससी की शिक्षा हासिल उन्होंने की। पशु चिकित्सा और पशुपालन में स्नातक की डिग्री हासिल उन्होंने की। पशुपालन विभाग में वेटनरी ऑफिसर के तौर पर भी मोहन भागवत काम कर चुके हैं। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। 1977 में संघ के प्रचारक बने। आरएसएस से 3 पीढ़ियों से रिश्ता उनका जुड़ा हुआ है। 1991 से लेकर 99 तक उनका यह रिश्ता रहा। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खास कार्यक्रम का आयोजन आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का प्रारंभ करें। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह के मौके पर आप सबका भारत विकास परिषद के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री महेंद्र कुमार धानुका जी, उनका सानिध्य मिल रहा है। आप सबसे निवेदन है कृपया वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कराले कोटि कोटि भुजय धृत कर करवाले
अबला के नुमाए तो भले बहुबलधरणीं नमामि तरणीं रिपुदलवर्णीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुमरोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। आप सबका स्वागत करने में हम आनंदित महसूस कर रहे हैं। स्वागत की इस श्रृंखला में सबसे पहले स्वागत करते हुए हमारे देश में एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश को न केवल सेवा के संस्कार दे रहा है अपितु सेवा के नए आदर्श स्थापित कर रहा है। एक ऐसा संगठन है जो आज के दिन विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। ऐसे संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को आज हम अपने बीच पाकर आह्लादित महसूस कर रहे हैं। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह संधू जी से निवेदन करूंगा कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का स्वागत करें। दिल्ली पश्चिम के अध्यक्ष श्री आर के टंडन जी और दिल्ली उत्तर के अध्यक्ष श्री विनोद दहिया जी उनका सहयोग करें। सभागार से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट से परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र कुमार धानुका जी, आप एमडी हैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के। केवल बिजनेसमैन नहीं हैं बल्कि जब सीएसआर शब्द नहीं चलता था तब से पिछले 40 सालों से ग्रामीण विकास के लिए अनेक पहल आप कर रहे हैं। पिछले 100 सालों से वृंदावन में धानुका आश्रम आप चलाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 2 हायर एजुकेशन स्कूल्स राजस्थान के रतनगढ़ में और एक नया स्कूल सालासर में आपने विद्या भारती को बनाकर दिया है। मैं श्याम शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें।
धन्यवाद। इसी स्वागत की श्रृंखला में मैं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह संधू जी के स्वागत के लिए भारत विकास परिषद के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल श्री राजकुमार अग्रवाल जी और राष्ट्रीय मंत्री श्री संजीव मिगलानी जी को आमंत्रित करता हूं। श्री गजेंद्र सिंह संधू जी नैनीताल हाईकोर्ट में राजकीय वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप उत्तराखंड प्रांत के माननीय संघचालक भी रहे और वर्तमान में आप भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्याम शर्मा जी के स्वागत के लिए हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री सुभाष मनोचा जी और राष्ट्रीय मंत्री बहन रश्मि गोयला जी को आमंत्रित करता हूं। श्री श्याम शर्मा जी बीटेक हैं बिट्स पिलानी से। आप राजकीय सेवा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वीआरएस लेकर अपना पूरा समय संगठन के काम के लिए लगाते हैं और वर्तमान में आप संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। कोटा में भारत विकास परिषद का एक 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलता है। उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कल्पना से लेकर और आज तक उसको भारत विकास परिषद का नाम आज पहुंचाने तक श्याम शर्मा जी का बहुत महत्वपूर्ण और हर समय भारत विकास परिषद का सहयोग तो करते ही हैं। श्री एस.के. आर्या जी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में वो काम कर रहे हैं और हम सबका सेवा के रूप में वो मार्गदर्शन करते हैं। अभी नई नियुक्ति हुई है। श्री हरि जी अभी तक विद्यार्थी परिषद में थे, अभी वो अधिवक्ता परिषद के संगठन मंत्री के रूप में काम देखते हैं। अंतिम रूप में हमारे जो अभी तक एक प्रचारक में भारत विकास परिषद में काम करता था, अभी दूसरे प्रचारक श्रीमान विक्रांत जी एक बार आगे आ जाएं। इधर खड़े हैं विक्रांत जी। अभी तक विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में वो चंडीगढ़ केंद्र था। अभी भारत विकास परिषद में 3 क्षेत्रों के यानी 4 प्रांत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा इसके संगठन मंत्री के रूप में वो काम देखेंगे और साथ में उनका केंद्र या लखनऊ रहेगा। इतने 4-5 परिचय थे। वैसे अनेकों बड़े उद्योगपति, डॉक्टर्स, एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन सबका और हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आज के इस कार्यक्रम की भूमिका और भारत विकास परिषद के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्याम शर्मा जी से कि वो अपने विचार रखें। श्री श्याम शर्मा जी। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जन्म शताब्दी समारोह के समापन पर हमारे मंच बदनी में पधारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय महेंद्र जी धानुका, भारत विकास परिषद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी और मेरे साथी जो मंच पर बैठे हैं, हम सब के आत्मीय आमंत्रण को स्वीकार करके आप जैसे श्रेष्ठ जन इस कार्यक्रम में हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए पधारे हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का जन्म 27 जून 2020 को गुरदासपुर जिले के छामन गांव, एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी और मैट्रिकुलेट का एग्ज़ाम उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान से पास किया था और दिल्ली बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट का साइंस के साथ
वो भी अपना बोर्ड को टॉप करके वो परीक्षा पास की थी। दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर उसमें दाखिला मिला और उन्होंने 1938 में दाखिला लेकर 1943 में MBBS की डिग्री वहाँ से पास की। डिग्री पास करने के तुरंत बाद गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में हाउस सर्जन के रूप में काम किया और उसके तुरंत बाद बालाराम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। ये 1945-46 तक जब पहुँचे तो भारत के विभाजन के लिए जो मुस्लिम लीग ने आंदोलन प्रारंभ किया था, उस पश्चिमी पाकिस्तान में उस आंदोलन का हिंसक रूप प्रारंभ हो गया था। उस कालखंड में बहुत सारे लोगों को प्रताड़ना दी गई थी, हत्याएं हुई थी, बेघर हुए थे। ऐसी अवस्था में डॉक्टर साहब और उनके सहयोगियों ने उन सभी लोगों को जिस प्रकार से आश्रय दिया जा सकता है, उनकी सेवा, चिकित्सा और संरक्षा, इन सब में प्रमुख भूमिका निभाते हुए उनको बचाने का प्रयास किया। उसके बाद 1947 में विभाजन के बाद देश को स्वतंत्रता मिली और उस विभाजन के कालखंड में हिंदू परिवारों का पाकिस्तान से पलायन प्रारंभ हो गया। उन सब के पलायन में भी डॉक्टर साहब का सकुशल पहुंचाने के लिए भरपूर योगदान उन सभी लोगों ने मिलकर के किया। तत्कालीन वहाँ की सरकार ने उनको पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया और फिर कुछ समय बाद वो वहाँ से निकल करके जम्मू आ गए। बाद में दिल्ली में उन्होंने अपना प्रैक्टिस प्रारंभ की और 1962 में जब देश पर चीन का आक्रमण हुआ तो जो भी देश की उस समय की स्थिति खड़ी हुई, सैनिकों की बड़ी क्षति हम सबको हुई। ऐसी अवस्था में उन्होंने दिल्ली में एक जन संगठन के नाते से खड़ा किया था और सिटीजन काउंसिल उसको नाम दिया और उसमें सैनिकों की सहायता के लिए ऊनी वस्त्र, मोजे, मेडिकल एड के सामान और अन्य सामग्री इकट्ठा करके पहुंचाने का काम प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन परम पूजनीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने उनको प्रेरणा दी कि आप समाज के उन संपन्न और प्रबुद्ध वर्ग लोगों के बीच में ये जो देश की परिस्थिति बनी है, इसको अगर लेकर के जाएं और वो सभी लोग संगठित रूप से एकत्रित होकर के देश और समाज के उत्थान के लिए, सेवा के लिए अगर आगे आएं, ऐसी संस्था का आपको निर्माण करना चाहिए। तो इसलिए 10 जुलाई 1963 को भारत विकास परिषद की दिल्ली में स्थापना हुई। उसके बाद धीरे धीरे काम प्रारंभ हुए। 63 में इसकी प्रारंभ हुई। 67 में ही देशभक्ति के गीतों की प्रतियोगिता, बच्चों में देश के प्रति किस प्रकार से देशभक्ति के संस्कार जगाए जाएं, ये कार्य प्रारंभ हुआ। और उसके पश्चात उन्होंने 1972 में ये जो मिंट रोड, जहाँ नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों की सीमाएं मिलती हैं, यहाँ एक मिंट ब्रिज था उस समय पर। उस मिंट ब्रिज के पास में छत्रपति शिवाजी की पहली मूर्ति दिल्ली में 30 फीट ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 18 फुट घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति लगाई गई और उस मूर्ति के अनावरण में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री BV गिरि जी भी उसमें उपस्थित हुए। बहुत सारे मंत्री, सांसद, विधायक उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। उसके बाद में ये श्रृंखला चली और चलते चलते आज पूरे देश भर में हमारे 76 जिले हैं भारत विकास परिषद की। उन 76 जिलों के 500 जिलों में, 76 प्रांतों के 500 जिलों में 1500 से अधिक भारत विकास परिषद की शाखाएं हैं। और भारत विकास परिषद ने पिछले दिनों में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो और नारी शक्ति के उत्थान के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हों, इसके लिए बहुत भरपूर काम किया है। और हमारे देश में 1000 से अधिक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के स्थायी प्रकल्प कार्य कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की जब शताब्दी हम मनाने, समापन करने जा रहे हैं, तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश का जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। विश्व संकल्प के साथ पूज्य केशव बलिराम हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी थी। गुरु गोलवलकर ने इस विराट वृक्ष की जड़ और शाखाओं का अंतिम सांस तक विस्तार किया था। वहीं हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने गुरु जी की इन महान परंपराओं को नई ऊर्जा प्रदान की है। परम आदरणीय सरसंघचालक जी श्री मोहन भागवत जी ने जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नवचेतना का गुरु मंत्र हमें दिया है, उसका व्यापक प्रभाव देश के जनमानस पर पड़ा है। मान्यवर की उपस्थिति से हमारा रोम रोम पुलकित है। मान्यवर, इतिहास गवाह है कि भारत की इस पुण्य भूमि और दिव्य भूमि ने अपने ऊपर न जाने कितने दुष्ट आक्रांताओं का अत्याचार सहा है। हमारे पूर्वजों ने अपनी नसों में दौड़ने वाली रक्त की नदियों से गौरवशाली इतिहास लिखा है। बहुत सारे इतिहासकारों की ये सोच है कि आक्रांताओं ने हमें पराजित किया था, लेकिन मेरी सोच मान्यवर थोड़ी अलग है। मेरा मानना है कि हम हारे नहीं, हम समाप्त नहीं हुए, हम फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन हमारी सभ्यता का अस्तित्व हमने बचा कर रखा। हम खड़े रहे आंधी में, झंझावत में, हमारे पैर डगमगाए जरूर, लेकिन महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर जी महाराज के शौर्य और बलिदान ने हमारा अस्तित्व बचा लिया। 1947 में देश के बंटवारे के साथ ही हजारों साल से सांस्कृतिक रूप से इस देश के दो टुकड़े हो गए। अब संघ और परम आदरणीय मोहन भागवत जी की प्रेरणा से हमें एक अखंड और सामर्थ्यवान राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन में उतारना है। नहीं है अब समय कोई, नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का। समय है एक होने का, न मतभेद में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। मान्यवर, भारत विकास परिषद का निर्माण करने वाले डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। महान स्वप्नदर्शी, दृढ़ निश्चयी और नेतृत्व के गुणों से भरपूर डॉक्टर सूरज प्रकाश जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। 27 जून 1920 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के छमल गांव में डॉक्टर साहब ने जन्म लिया था। मेधावी और परिश्रमी छात्र के तौर पर उनकी पहचान होती थी। 1943 में लाहौर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने MBBS की डिग्री हासिल की थी। डॉक्टर साहब ने 1962 की जंग में हमारे सैनिकों के लिए ऊनी वस्त्र, गर्म मोजे, स्वेटर, दवाइयाँ और अन्य तरह की मदद सरकार के द्वारा भेजी थी। उन्होंने देश के गरीब, पिछड़े एवं वंचित भाई बहनों की सेवा के लिए 1963 में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष में रोपित भारत विकास परिषद की स्थापना की थी। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी द्वारा रोपित भारत विकास परिषद रूपी पौधा आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में परिणित हो गया है। देश में 1500 से अधिक शाखाओं में दिन रात सेवा कार्य में लगे 75,000 से अधिक सदस्यों द्वारा अनेक प्रकल्पों के माध्यम से सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है। मान्यवर, अलग अलग व्यवसायों और कार्यों में लगे श्रेष्ठ लोग मिलकर भारत विकास परिषद से जुड़कर समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग लंबे समय से हमारे देश के गरीब और भोले भाले लोगों को आर्थिक मदद के नाम पर धर्मांतरित कर अलगाववाद का कुत्सित खेल खेल रहे हैं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की वजह से विदेशी धार्मिक संस्थाएं वनवासी समाज का धर्मांतरण करा रही हैं। इसकी काट के लिए भारत विकास परिषद ने वनवासी कल्याण के लिए
बनवासी योजना सहायता प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से बनवासी बंधुओं की हस्तशिल्प और कारीगरी की कुशलता बढ़ाने में सहायता की जा रही है। असम के बोंगई गांव में कांची श्री शंकर मेडिकल सेंटर में 30 बेड के अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। इस अस्पताल से बनवासी बंधुओं को अनेक रोगों का इलाज अपने इलाके में ही मिल सकेगा। इसी तरह का एक मेडिकल सेंटर तेजपुर में भी चल रहा है। बनवासी बंधुओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अनेक स्थानों पर छात्रावासों का संचालन भी किया जा रहा है। सेवा सूत्र को व्यवहारिक रूप देने के लिए भारत विकास परिषद ने 13 विकलांग सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। इस समय 1460 स्थायी प्रकल्प भी कार्य कर रहे हैं, जिनमें अस्पताल, स्कूल, डायग्नोस्टिक सेंटर, एम्बुलेंस इत्यादि शामिल हैं। भारत विकास परिषद के सेवा के साथ सनातनी संस्कार और नैतिक मूल्यों को भी अपनाने पर जोर देता है। भारत विकास परिषद संस्कार सूत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, भारत को जानो, परिवार संस्कार एवं प्रौढ़ संस्कार शिविर का भी संचालन करता है। मित्रों, अगर सामर्थ्यवान श्रेष्ठ लोग भारत विकास परिषद के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दें तो इसका सीधा लाभ देश के गरीब और वंचित भाई बहनों को मिलेगा। थोड़ी सी आर्थिक मदद कर हम ना जाने कितने परिवारों के चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं। इससे देश के अलगाववादी ताकतों पर भी सही चोट पड़ेगी, क्योंकि मदद के नाम पर उनका राष्ट्र विरोधी एजेंडा फेल हो जाएगा। धानुका परिवार के प्रत्येक सदस्य का विश्वास मानवता की सेवा करने में है। हम सभी मानते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। यही कारण है कि धानुका ने हमेशा से ही समाज के उस वर्ग के लिए कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिनके पास सम्मानपूर्ण जीवन यापन के साधन नहीं थे, या फिर कुछ कमी थी, या फिर किसी समस्या से ग्रस्त थे। उन सभी के लिए धानुका ने सदा प्रयास किया है कि वह बेहतर जीवन जीकर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। धानुका ने जीवन के विभिन्न चरणों में कार्य किया है तथा उसके अनुसार ही उन परियोजनाओं का विकास किया है। वृंदावन में तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए हमारा धानुका आश्रम रमनरेती में है, जहां हम पिछले 100 वर्षों से इस पावन क्षेत्र में कृष्ण दर्शन अभिलाषी भक्तों की सेवा करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने शिक्षा से मुंह मोड़ा हो। हमने शिक्षा प्रणाली में भी अपना योगदान करने के लिए राजस्थान के रतनगढ़ में 2 और सालासर धाम में 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण करवाकर विद्या भारती जयपुर को संचालित करने के लिए सौंप दिए हैं। कल के आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए प्रतिवर्ष धानुका समूह पिछड़े समुदायों के युवाओं के कौशल विकास के लिए 100 एकल विद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। हमारे ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश गोवर्धन मथुरा में एक डिस्पेंसरी का भी निर्माण कराया है, जिससे हम समाज के हर वर्ग की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अक्षय पात्र के सहयोग से हम भारत सरकार की मिड डे मील योजना के अंतर्गत हर 3 वर्षों में 1 करोड़ रुपए का अभिदान करते हैं। धानुका ने रामकृष्ण सेवा संस्थान वृंदावन को 1 करोड़ रुपए का अभिदान मैटरनिटी वार्ड के पुनर्निर्माण के लिए दिया था, जिसका उद्घाटन उस समय बिहार के राज्यपाल और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया था। धानुका समय समय पर चिकित्सा कैंप का आयोजन करती है, जिसमें दवाइयों, चश्मे, कान की सुनने की मशीन तथा दूसरी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 1 दशक पहले धानुका ने पेयजल की महत्ता को पहचाना था। हम एक विशेष योजना को लेकर आए थे। इस योजना में हमारा सपना सम्मिलित था। इस अभियान का नाम था गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में, जिससे हम जल की आवश्यकता के विषय में सभी के लिए जागरूकता पैदा कर सकें। जल संरक्षण अभियान के भाग के रूप में हमने श्याम ढाक तीर्थ गोवर्धन एवं बरौली चौथ गांव तहसील दीग में एक तालाब को पुनर्जीवित किया। इसके अतिरिक्त धानुका ने सीकर जिला राजस्थान में 5 चेक डैम का निर्माण कराया है। कोविड-19 महामारी के साथ संघर्ष में
धानुका ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और साथ ही 500 पल्स मीटर जरूरतमंद संस्थानों को प्रदान किए तथा साथ ही गरीबों के बीच भोजन और राशन का वितरण किया। अगस्त 2020 में धानुका समूह ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में 1 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान किया था। ये सब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिले और आप लोग भी अच्छे कार्य करने के लिए आगे आ सकें। पिछले 4 दशकों से हम भारत को कृषि के माध्यम से परिवर्तित करते हुए आ रहे हैं। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की स्थापना के समय से ही समुदाय विकास के कदम ही हमारा मुख्य लक्ष्य रहे हैं। हमें जो भी समाज से प्राप्त हुआ है वह समाज को वापस देना ही हमारी सोच रही है, जिसके कारण हमने उन कदमों को उठाया जिन्होंने एक नहीं कई लोगों के जीवन में प्रकाश किया। हम अपने देश के विजन के साथ खड़े हुए हैं। हम शिक्षा सशक्तिकरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, भोजन और पोषण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए अपना हर संभव योगदान कर रहे हैं, जिससे हम ही नहीं बल्कि सभी जी सकें, पढ़ सकें, स्वच्छ जल पी सकें और स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। मित्रों, भारत को परम वैभव के पद पर आसीन कराना है तो हमें अपने देश के गरीब और वंचित भाई बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही होगा। भारत विकास परिषद के साथ जुड़कर गरीब और वंचित भाई बहनों के जीवन में उजाला लाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। हम वंचित भाई बहनों का विकास कर राष्ट्र विरोधी शक्ति को भी पराजित कर सकते हैं। कलयुग में संघ ही शक्ति है, इसलिए संघ कार्य से ही हम अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा भारत जहां धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों को कायम रखते हुए विकास के नए आयामों को स्पर्श किया जा सकेगा। एक ऐसा भारत जो भय और भूख से मुक्त होगा। आइए हम अपने सपनों को सिद्ध करने के लिए संकल्प लें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। सम्मान के दूसरे क्रम के नाम है डॉक्टर विवेक दीक्षित। विवेक दीक्षित जी, आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के अस्थि रोग विभाग में वैज्ञानिक हैं। आपकी भी उपलब्धियों की लंबी सूची है। आपको आपके सेवा, समर्पण व वैज्ञानिक योगदान के लिए अनेक महत्वपूर्ण मंच पर आपको सम्मानित किए गए हैं, जिससे आपको कोविड संक्रमण के दौरान आपके वैज्ञानिक लेखन अवसर AWSAR के प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से भी आपके सम्मानित किया गया है। इसी श्रृंखला क्रम में अगले क्रम में श्रीमती नीलू सूरी जी हैं। नीलू सूरी जी, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। नर्सिंग के एक लंबे व सफल अनुभव के साथ आपको आपके कार्य कौशल व यूनिसेफ संस्था द्वारा सराहा गया है। रमेश चौधरी जी, अगर आप उपस्थित हैं तो आइए। अब अगले क्रम में हमारे सफदरजंग अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत रमेश चौधरी, जिन्होंने कोविड संक्रमण के दौरान 6 महीने में बिना घर गए अपने सेवाएं दी। इस दौरान इन्होंने सफदरजंग अस्पताल में आग लगने का एक
दुर्घटनापूर्ण घटना हुई जिसमें रमेश जी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 50 मरीजों को बचाए। रामानंद पासवान जी उपस्थित हैं। इसी क्रम में हमारे रामानंद जी पासवान जी है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत है। आपने संक्रमण के दौरान समाज को ही अपना परिवार मानकर उनके लोगों के घर घर जाकर के दवा एवं भोजन वितरण का कार्य किया है। उन्हें ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर के व सिलेंडर के उपयोग करने को भी लोगों को प्रशिक्षित किया है। अब पुनः मंच विनीत जी को। धन्यवाद डॉक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। इसी कड़ी में दो विमोचन और हम यहाँ करवाना चाहेंगे। भारत विकास परिषद की विचार यात्रा को लेकर एक कॉफी टेबल बुक, एक संग्रह भारत विकास परिषद ने तैयार किया है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अरिहंत जैन और श्री राकेश शर्मा जी, वो दोनों आए और विमोचन करवाएं। 10 जुलाई 1963 को परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी की प्रेरणा से लाला हंसराज जी के नेतृत्व में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के द्वारा भारत विकास परिषद नाम का पौधा लगाया गया और उस पौधे को LM सिंघवी जी, जस्टिस HR खन्ना जी, जस्टिस रामा जोयस जी, जस्टिस जितेंद्र वीर गुप्ता जी, जस्टिस पर्वता राव जी, प्यारालाल राही जी, रविंद्र पाल शर्मा जी, जस्टिस कोकचे जी जैसी महान विभूतियों ने उस पौधे को आगे बढ़ाया। पटेल नगर से एक शाखा से शुरू हुई भारत विकास परिषद आज देश भर में 1500 से ज़्यादा शाखाएं और 1 लाख से ज़्यादा सदस्य परिवार भारत विकास परिषद से जुड़े हैं। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता जी और श्री रमेश तिवारी जी, हमारे केंद्रीय कार्यालय के प्रबंधक, डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता जी हमारे चेयरमैन प्रकाशन, उन दोनों को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय भैया जी के 3 भाषणों का एक संग्रह भारत विकास परिषद ने प्रकाशित किया है। आदरणीय भैया जी, उनका विशेष स्नेह भारत विकास परिषद पर रहता है। एक मुंबई में एक आज जैसा ही कार्यक्रम मुंबई में हुआ, ऐसा ही कार्यक्रम एक AICTE दिल्ली में हुआ और ऐसा ही एक कार्यक्रम कोटा में हुआ। 3 कार्यक्रमों में आदरणीय भैया जी का मार्गदर्शन मिला। उसी को संग्रह करके एक पुस्तक के स्वरूप में हम लोगों ने प्रकाशित किया है। उसका भी विमोचन आज हम लोग यहाँ करवा रहे हैं। धन्यवाद। आइए अब कार्यक्रम को उस पड़ाव पर ले चलते हैं जिसका हम सबको व्यग्रता से इंतजार है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को सुनने का सबका मन है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन, उनका पाथेय हमें मिले। मैं उससे पहले हमारे संगठन मंत्री श्रीमान विक्रांत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो एक कविता कहें। पीछे नहीं दोहराएंगे और कविता के बाद ताली भी ना बजाएं, ऐसा निवेदन है। श्रीमान विक्रांत जी, हमारे संगठन मंत्री। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका।
वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके समीर से श्वास चली, जिसके अमृत से प्यास बुझी, जिसकी माटी में देह पली, वह क्या सपूत जो जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य निभा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। ऐसे महान चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया, अन्यायी राजा को रोंदा, यूनानी शत्रु भगा दिया। वह नाविक क्या जो तूफानों में नौका पार लगा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सेना, तब भामाशाह बढ़ा आगे लेकर अपना रुपया गहना। वह धन क्या अवसर आने पर जो त्याग भाव दिखला न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री धानुका जी, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी, सचिव श्रीमान श्याम शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्मशती के वर्ष का समापन कार्यक्रम यह है। तो 1.25 साल तो 1 साल का ही होता है, इसके बाद 101 ऐसा चलेगा। वो मनाने की पद्धति 100वें साल को मनाने की है, इसलिए जन्मशती के कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। परंतु जिस कार्य में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने अपना जीवन लगा दिया, केवल अपने परिश्रम से नहीं तो अपने उदाहरण से उस कार्य को एक स्वरूप देने का नित्य निरंतर प्रयास किया। वो कार्य तो सदा चलता रहेगा। इसलिए ये जो हम जन्मशती मनाते हैं कि पत्थर में पानी रखने वाला तो मैं नहीं हूं, जो सबकी चिंता करता है उसी के प्रभाव से मैं भी कुछ कर सक रहा हूं। तात्पर्य क्या है कि अनुकूलता में अहंकार से दूर रहने की चिंता करनी पड़ती है
और सुविधा बढ़ती है तो सुविधा है तो कार्य के लिए भी सुविधा होती है। ये सुविधाओं का उपयोग तो करना ही चाहिए, परंतु सुविधाओं की एक खराब आदत है, वो मनुष्य को सुविधा भोगी बनाती है। इसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये दोनों बातें ठीक होनी है तो अपने पूर्वज और एक संगठन के नाते अपना पूर्व चरित्र, इसको बार बार याद करना अच्छा रहता है। हमको 8वीं के क्लास में अंग्रेजी में एक कहानी थी, पाठ में, टेक्स्ट बुक में। आयाज नाम का एक वजीर था, एक सुल्तान का, और बहुत ही कुशल था, बहुत ही लोकप्रिय था। राजा के मन में भी उसके बारे में बहुत विश्वास, स्नेह, प्रतिष्ठा, सब कुछ था। और जैसे राजा के नाक का मोती बन गया था, इतना राजा उसको और जतन से देखता था। अब राजा का दरबार है, यानी वहां पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में तो जलने वाले होते ही है, आप जानते हो, तब भी थे, और इसलिए जलने वाले लोग भी थे उस पर। और इसलिए वो 24 घंटा इसकी कहां गलती होती है इस पर नजर गड़ाए थे। तो उनको ध्यान में आया कि ये राजा का वजीर रोज रात को 12 बजे मध्य रात्रि में उठ के शहर के परकोटे के चोर दरवाजे से कहीं एक जंगल में जाता है, और वहां एक खंडरनुमा मकान है, वहां अंदर जाता है, थोड़ी देर रहता है और वापस आता है। किसको मिलता है, क्या करता है, पता नहीं, लेकिन इतना तो बस है, आधी रात उठकर किसी राज्य का वजीर क्यों जाएगा जंगल में एक खंडरनुमा मकान में, कुछ तो दाल में काला है। बस वो लग गए राजा के कान, राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा वो क्या हो नहीं सकता, आप आंख देखन आप निश्चित कर सकते, आप देख लो, हम बता रहे हो गलत बात नहीं है। तो बहुत मनाने के बाद राजा ने सोचा अच्छा चलो मैं भी परीक्षा कर लेता हूं। तो भेष बदल के एक बार राजा उसके घर के पास रात को वो सुल्तान छुप गया, और जैसे ही वो वजीर निकला अयाज अपने घर के बाहर, उसके पीछे पीछे हो लिया। जैसा दरबारियों ने बता था वैसे ही वो चोर दरवाजे से आगे गया, वो खंडर नुमा मकान जो था जंगल में, उसमें घुस गया। और जैसे ही वहां से बाहर आया, राजा ने उसको रोका, सुल्तान ने, और कहा कि देखो तुम पर मेरा भरोसा था, लेकिन तुम क्या करते हो, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हो। तो अयाज ने कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं है, मैंने अंदर क्या किया आपको देखना है, चलो ये मेरे साथ। तो राजा को ले गया, वो खंडरनुमा मकान का बिल्कुल बीच वाला कमरा था, उसमें गया, हाथ में मशाल थी। उस मशाल के प्रकाश में सुल्तान ने देखा कि वहां एक बड़ी संदूक है। अयाज ने उस संदूक को खोला और उसके अंदर झांका और वापस हो गया। उसने कहा महाराज आज ये काम मैंने दोबारा किया, यही काम मैं करता हूं, यहां आता हूं, इस संदूक में झांक कर देखता हूं, फिर वापस जाता हूं। इस संदूक में क्या है झांक कर देखना, बोले आप भी देखिए। सुल्तान देखता है तो उसमें एक फटा पुराना कोट है। इस कोट को क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इस नगर में आया था तब मेरी हालत ये थी, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये एक फटा पुराना कोट था जाड़े से सुरक्षा के लिए, उसको पहन के मैं आया था। आज मैं आपकी कृपा से यहां तक आया हूं। यहां तक आया हूं तो मेरे दिमाग में ये वैभव चढ़ न जाए और मेरी मति भ्रष्ट न हो, इसलिए मैं रोज आता हूं, इस फटे पुराने कोट को देखता हूं कि हालात वैसे भी थे। उन हालातों से पार जिन बातों के भरोसे हम यहां तक आए उसको सुरक्षित रखना है। ये समृद्धि के परिणाम से बचने का उपाय है। अपने हाथ से हो ये सपना भी लोग देखते हैं, परंतु ऐसा हो इसलिए अपने शरीर का जो रूटीन बना है इतने वर्षों की आदत से, उसको बदलना पड़ता है। समय उसमें लगता है,
कृति में ये सारा परिवर्तित होना अगर रुकता है तो यहां रुकता है। प्रतिष्ठा के झूठे पर्दे को फाड़कर अपने शरीर को, जिसकी आदत नहीं है, ऐसे परिश्रम में और वातावरण में भी ढालकर ये काम करना, ये करना पड़ता है। और ये करने का आदर्श हमारे पास डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के रूप में है। उसका अनुकरण होना चाहिए, क्योंकि प्रबुद्ध जनों को ये बात समझ में आती है। दूसरी बात है, समृद्धि है, इसलिए साधन संपन्न है। साधन, आर्थिक संपन्नता यूं ही नहीं आई, उसके लिए परिश्रम किया है, संघर्षमय जीवन का अनुभव लिया है, तो कई बातों के उपाय भी हमको मालूम है। सामान्य आदमी सोच नहीं सकता, ऐसी बातें सोचकर हम ठीक कर सकते हैं, सामर्थ्य भी है। लेकिन उससे भी महत्व की बात है कि हमारे जैसे लोग समाज में ट्रेंड सेटर्स होते हैं। प्रसिद्ध होंगे हम, नहीं होंगे, फैशन में हमारा नाम होगा नहीं होगा, परंतु समाज का नियम है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो जैसा आचरण करते हैं वैसा बाकी सारे लोग करते हैं। वो जो प्रमाण बना देता है, स्टैंडर्ड बना देता है, वैसे उसका अनुकरण बाकी लोग करते हैं, उसके अनुसार लोग चलते हैं। क्योंकि लोगों को बाकी बातें ध्यान में नहीं आती, तत्वज्ञान, विचार, सूझबूझ नहीं रहती, तो धर्म वगैरह ऐसी कई बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते। ग्रंथों में ग्रंथ पढ़ने जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि कई प्रकार की बातें, कभी कभी उल्टी बातें भी मिलती है। अनेक लोग हैं, अनेक महान लोग हैं, अनेक लोगों ने लिखा है, अनेक लोगों ने बोला है, किस परिस्थिति में किसको इसमें कुछ भेद हो जाता है बताने में। उपदेश एक ही रहता है, लेकिन सुनाई अलग अलग देता है, कभी कभी विरोध भी सुनाई देता है। और इसलिए सामान्य मनुष्य क्या कहता है, महाजनो ये न गतः स पंथाः, बड़े लोग जैसे चलेंगे वैसे हम भी चलेंगे। तो अपने देश के लोगों की लीक बनाने का काम हम चाहे न चाहे हम कर रहे हैं। और इसलिए स्वर्गीय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने सोचा उस समय कि अपने समाज के प्रबुद्ध संपन्न वर्ग को एक दिशा मिलने की आवश्यकता है। उन्होंने उस समय क्या परिस्थिति देखी, ऐसा क्यों सोचा, ये मुझे मालूम नहीं। मैं उस समय बहुत छोटा था, इन बातों को नहीं समझता था, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा, कुछ देखा होगा, इससे सोचा, और उन्होंने ये संगठन शुरू किया। अब दिखने में तो इसका स्वरूप कोई नया स्वरूप नहीं है, अलग अनोखा स्वरूप नहीं है। बाहर से दिखने पर लगता है कि जैसे रोटरी क्लब है, अलायंस क्लब है, हमारा एक भारत विकास परिषद है। लेकिन डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम वो है वैसे हम, और एक ऐसा नहीं है। क्योंकि हमको केवल सेवा करनी नहीं है, हमको लीक बनानी है। इसलिए बाहर जो करना है, लोगों के बारे में जो करना है वो तो करना है ही, लेकिन हमको कुछ होना है। अभी भारत विकास परिषद में चर्चा चलती है, भारत के बनो, भारत को मानो, भारत को जानो। तो भारत के बनो यहां से काम शुरू होता है, क्योंकि हमारा भारत विकास परिषद है। तो भारत इस शब्द का भी एक विशिष्ट अर्थ है, विकास इस शब्द का भी भारत के संदर्भ में एक विशिष्ट अर्थ है। विकास की कल्पना है भारत की एक,
क्या बाकी दुनिया में विकास किसको मानेंगे? तो भौतिक सुखों की प्रचुरता है, भरपूर है। और क्या, पास में भरपूर धन है और हाथ में कुछ ताकत है, पावर है। पावर, मनी एंड प्लेजर, तो फिर सर्वांगीण सुख हो गया। लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं है। अपने यहां कबीर महाराज जी ने कह दिया, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका मतलब मेरे या मेरे अकेले परिवार के विकास में सच्ची विकास नहीं है, क्योंकि मनुष्य, उसके अंदर जो है सत्य, वो सारे विश्व का सत्य है, सारा विश्व उसी से निकलता है। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है, उसको विचार दिया है, उसको समझदारी दी है। ये शक्ति अगर प्रकृति ने दी है जो बाकी किसी को नहीं दी, तो इसका मतलब है मनुष्य को इस प्रकृति को भी ठीक चलाना है, सारी मानवता को भी ठीक चलना है उसके लिए। तो यह उसका दायित्व बनता है। बैल पर कोई दायित्व नहीं है सृष्टि का, वो प्रकृति ने जैसा रखा वैसे काम करता है। शेर पर कोई दायित्व नहीं है, बकरी पर कोई दायित्व नहीं है। उनको जैसे प्रकृति ने निर्माण किया वैसे वो जन्म लेते हैं, और पता नहीं रहता उनको क्यों आए इस दुनिया में, कैसे आए, मर जाते हैं। तो ये भी पता नहीं उनको कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना है। जन्म और मरण के बीच में प्रकृति भूख देती है, खाना काम है। प्रकृति प्रजा परिपोषण का एक प्रेरणा देती है, तो संख्या बढ़ाना है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। मनुष्य भी बायोलॉजिकली एक एनिमल है, उसको भी यह सारा प्रकृति ने दिया है। लेकिन मनुष्य को विचार दिया है, बुद्धि दी, समझदारी दी, संवेदना दी। तो उसका काम है कि उसका उपयोग करके इस पशु के स्तर के जीवन से वो ऊपर उठे। कितना ऊपर उठे? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। इतना आगे उसको बढ़ना है, बढ़ते रहना है। पशु से मानव, मानव से अतिमानव, अतिमानव से देवत्व, ऐसे आगे चलते रहना है। विकास का कोई अंत नहीं है, विकास अकेले का भी नहीं है, और विकास केवल भौतिक जगत का नहीं है। विकास अपने आंतरिक जगत का है। तो पढ़ना लिखना, कमाना, ओहदा पाना, ये ठीक है, ये नकारा नहीं है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि है तो उसके लिए जो आवश्यक है वो ठीक है, परंतु केवल उतना नहीं है। एक IAS अफसर छुट्टी पर गए, बाद में उन्होंने लिखा इस कहानी को। छुट्टी पर गए, जंगल देहात के इलाके में रहे, वहां गेस्ट हाउस था सरकारी, उसमें रहे। रोज घूमने के लिए जाना, जंगल की शोभा देखना, क्या क्या किया। 3 दिन आराम, जिसको रिलैक्स ऐसा कहते हैं, वैसे हो गए। तो लिखते वहां मुझे एक अनुभव आया। शाम को मैं टहल के 5, 5:30 बजे वापस आ रहा था। एक पेड़ पे मैंने घोंसला देखा। वो एक बया नाम की चिड़िया रहती है, बड़ा सुंदर शंक्वाकृति घोंसला बनाती है, और डोरवे भी रहता है उसको, तो दिखने में भी सुंदर रहता है। लोग अपने घरों में रखते हैं उसको। तो अब वो ऊंचा पेड़ पर था, और ये सूट बूट में थे, सुपर क्लास 1 अफसर थे, तो प्रतिष्ठा के भी विरुद्ध था, पेड़ पर वगैरह कैसे चढ़े। लेकिन एक गडरिये का बच्चा वहां था, अपनी बकरियां चराते चराते आया था। तो उसने कहा, वो देख रहे हो क्या है? तो बोले, हाँ, बया का घोंसला है। तो लो निकाल के दो। उसने कहा, नहीं देता। मैंने कहा, अरे मैं भैया 1 रुपया दूंगा तुमको, निकाल के दो। तो बोले, नहीं, रुपया नहीं चाहिए। तो इन्होंने दाम बढ़ाया, 10 रुपए तक गए, लेकिन वो तैयार ही नहीं। तो ले, क्यों? तुम आसानी से कर सकते हो,
तुम्हारी आयु है ये सब करने की, कई बार तुम कर चुके भी होंगे, तो मैं 10 रुपया देने के लिए तैयार हूं। बोले नहीं। क्यों? तो बोले आप शहर से आए यहाँ? बोले हाँ आए हैं। तो कितने दिन रहेंगे? तो बोले परसों के दिन जाना है। तो बोले वहाँ आपकी राह देखते होंगे घर के लोग, अगर परसों के दिन राह देखेंगे, देर हो गई तो चिंता करेंगे। तो बोले हाँ वो तो है ही। तो बोले ये वो घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, वो चिड़िया बाहर गई है, वो बच्चे भी उसकी राह देखते होंगे। अगर आप घर नहीं पहुंचे तो आपके घर में क्या होगा? तो आगे वो अफसर साहब उस लेख में लिखते, कहानी में लिखते हैं कि मुझे मेरे बहुत शिक्षित अफसर होने की लज्जा आई उस समय। विकास क्या है? अगर आप उस घोंसले में जो बच्चे चूजे हैं चिड़िया के, उनका दर्द समझ नहीं सकते तो आप मनुष्य कैसे हो? और वो भी शिक्षित मनुष्य कैसे हो? और वो भी जिम्मेवार मनुष्य कैसे हो? और वो भी साधन संपन्न मनुष्य कैसे हो आप? इस तरफ हमारे महाजनों का ध्यान आकर्षण करना, और ऐसा वो बने वास्तव में समाज को जिनके पीछे जाना है, जिनके पीछे जाने से समाज को धर्म समझ में आएगा, समाज का कल्याण होगा, ऐसे महाजन बनना ये पहले करना पड़ता है। भारत के बनो, क्योंकि भारत इसी के लिए है। भारत को जानना है तो भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, ये सब जानना है, लेकिन भारत का प्राण क्या है? भारत का प्राण है, उसने अस्तित्व में इस एक तत्व को देखा और ये समझा कि अनेक रूप धारण करके यह तत्व पूरे विश्व के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। दिखता अलग अलग है लेकिन वह है एक ही, और इसलिए मनुष्य का विकास यानी इस विश्व के साथ एकात्म तादात्म हो जाए। वो मनुष्य, अपने यहां देखो, हमारे 8वीं पीढ़ी के पूर्वज कौन थे, ऐसा अगर मैं पूछूं तो बहुत कम लोग होंगे यहां मेरे सहित जो उसका उत्तर दे सकेंगे। जरूरत नहीं है, भूल जाते हैं, मालूम भी नहीं रहता है। स्वामी विवेकानंद सब लोग जानते हैं। आपके रिश्तेदार थे क्या? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। अच्छा, आपके गांव में आए होंगे कि भी आपकी भेंट? अरे नहीं भाई, उनके मरने के बाद मैं जन्मा, और हमारे गांव में वो कभी आए ही नहीं। अच्छा, तो क्या सांसद थे क्या? मंत्री? नहीं। वे भी विधायक रहे होंगे? नहीं, विधायक को करने। झड़पी में नहीं, ग्राम पंचायत में भी नहीं, वार्ड के भी नहीं। अच्छा, पैसा? अरे पैसा कहाँ, उनकी बूढ़ी माता जी थी, उसका योगक्षेम खेतड़ी के महाराजा मनी ऑर्डर भेजते थे तब चलता था। कोई एक ढेला नहीं कमाया, कहीं कोई प्रभाव नहीं, प्रभुता नहीं पाई, न रिश्ते के है न नाते के, न कभी देखा न कभी आए अपने इधर। हम क्यों जानते हैं उनको? हम इसलिए जानते हैं कि वो अपने लिए नहीं जिए, वो जिए, ऐसे जिए स्वयं, सारी मानवता के सामने एक उदाहरण बन गए। और ऐसा बनने के बाद भी उसका भी उपयोग उन्होंने अपने लिए नहीं किया। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम, राजा रंतिदेव कहते। मुझे राज्य नहीं चाहिए, न तू अहम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न अपुनर्भव, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या एकमात्र इच्छा है? दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। यह भारत है। स्वामी जी कहते थे, इस भारत को क्या करना है? हे भारत, तुम्हारा लेकिन भारत विकास परिषद को सब लोग देख रहे हैं। उनमें उस विचार का, उस व्यवहार का, उस कार्य पद्धति का प्रतिबिंब लोग देखना चाहेंगे, और वो दिखाना भारत विकास परिषद का काम है।
क्योंकि देश को आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? क्या जरूर क्या है ये सब करने की, देश का वगैरह वगैरह? तो देश का भाई प्रयोजन है। भारत किस प्रयोजन से इस दुनिया में है? यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये क्यों हुआ? बाकी तो सब मिट गए। देखते देखते आक्रमणों की आंधी में 77 साल में स्पेन से साइबेरिया एक रंग में रंग गया। अभी भी उस आक्रमण के प्रभाव वहां मिलते हैं। कुछ देर तो सदा के लिए बदल गए। मिस्र का इजिप्ट बन गया, पर्शिया का ईरान बन गया। अभी वापस जाने के राह बंद है उनके लिए, वो अपने मूल तक नहीं जा सकते। उन्हीं आक्रमणों को झेलकर देखते देखते 3 खंडों में राज्य, साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसी कीर्ति जिनकी थी, कितने लोगों के और भूतकाल को उन्होंने मिटा दिया। आज वो अंधेरे में है, अपने पीछे देखते तो उनको अंधेरा ही दिखता है। उन सब आक्रमणों को झेलकर भी आज हम जिंदा है, हिंदुस्तान है। किस लिए है? हमको ये दायित्व है दुनिया के जीवन में, समय समय पर दुनिया को आवश्यकता रहेगी इस संतुलन को वापस लाने की। भारत उठ रहा है, भारत इसके लिए उठ रहा है, केवल महाशक्ति कहलाने के लिए नहीं उठ रहा है। भारत को क्या करना है? महाशक्ति बन के। आज जो महाशक्ति बन गए उन्होंने क्या किया? दुनिया पर डंडा चलाने के अतिरिक्त और बड़ी बड़ी सुनहली घोषणा के पीछे अपने स्वार्थ साधने के अतिरिक्त क्या किया? हमको नहीं बनना है वैसा। हम विश्वगुरु बनेंगे। सब बातों में हमारा विक्रम रहेगा। आर्थिक बल देखो, सामरिक बल देखो, देश की मजबूती देखो, देश का प्रकृति पर्यावरण को देखो, सब बातों में दुनिया में हम नंबर 1 रहेंगे। लेकिन सारी दुनिया हमारी जैसी बने, हम नहीं बनाए, वहां के लोग आकर देखे, सीखे और बनाए। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनात् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सारी पृथ्वी से मानव आकर यहां अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर जाएगा और अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी पूजा के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपने भूगोल इतिहास के अनुसार इन शाश्वत तत्वों के आधार पर एक मानवतापूर्ण जीवन अपने देश में खड़ा करेगा। हम किसी को जीतेंगे नहीं, हम सबके हृदय जीतेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके भारतवर्ष को उठना है। और भारतवर्ष को उठना है तो भारत का विकास होना चाहिए। भारत का विकास जिस परिषद को करना है उसको उस विकास का उदाहरण बनना चाहिए। इसलिए इस संगठन का काम चल रहा है। ये और गति से बढ़े और बढ़ते बढ़ते शीघ्र ही अपना गंतव्य प्राप्त कर ले। उसके लिए इसके सब कार्यकर्ताओं को डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जीवन का अनुकरण करने की बुद्धि हो। इसलिए जन्म शताब्दी मनाई गई, वो सुफल संपूर्ण हो, ऐसी शुभकामना आप सबको देता हुआ और कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री गजेंद्र सिंह संधू जी को कि वो आएं और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। श्री गजेंद्र सिंह संधू जी। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकार्यवाह जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय धानुका जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्याम जी,
तथा मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, उपस्थित सभागार में भारत के दिल्ली के यानी भारत के प्रबुद्ध संपन्न प्रतिष्ठित बंधुगण, बहनों और भाइयों। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।